हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए सीटेट का जो फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, पेपर्स लेकर आ रहे हैं। ठीक है, आप सिर्फ गणित और विज्ञान के बारे में इस यूथ बुक को देखेंगे और समझेंगे प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा डीपली सॉल्व नहीं करेंगे, आपको बस आप इन सब चीज़ों से आपको परिचित करवा देंगे, या आप कह सकते हो कि आपने ऑलरेडी पढ़ के रखा है, तो बस ये आपका एक छोटा सा रिवीजन हो जाएगा मात्र। ठीक है, और अगर आप डीपली अध्ययन करना चाहते हैं तो चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ें और रिवीजन आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2021 लेकर, ठीक है, सारे जितने भी हैं सवाल हैं इसमें आपको मिल जाएंगे, हरियाणा टेट सी टेट सब कुछ। ठीक है, तो आते हैं केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट 2021 का पेपर लेकर आ रहे हैं, जिसमें गणित एवं विज्ञान के मैथ और साइंस के सेकंड प्रश्न पत्र है। ये दूसरा प्रश्न पत्र है। तो दूसरे प्रश्न पत्र में पहला प्रश्न कह रहा है कि 120, 210 और 330 के विभिन्न सार अभाज्य गुणनखंडों के वर्गों का योग है। ठीक है, अब देखो, अब इसको पहले क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़ो कि 120 हो गया, 210 हो गया और 330 हो गया कि विभिन्न सार अभाज्य खंड मतलब कि इन तीनों का पहले तो गुणनखंड करेंगे। ठीक है, जब गुणनखंड करेंगे तो उनमें से जो तीनों में कॉमन मिलेगा, अब वो अभाज्य भी होंगे। ठीक है, उन तीनों को इकट्ठा करेंगे और उनका वर्ग करेंगे और उसका योग, जैसे कि देखो 120 का गुणनखंड किया तो 1 से कटा, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6, 7, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 30, 40, 60, 120। ठीक है, वैसे 210 से किया तो 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14, 15, 21, 30, 35, 42, 70, 105, 210। 330 का करेंगे तब भी यही होगा। ठीक है, कुछ अंतर होगा। ठीक है, उसके बाद अब देखो इनमें से अभाज्य कौन सा है। 3, 4, 2, 3 और 5। इसमें देखो 2, 3, 5, इसमें देखो 2, 3, 5। ठीक है, देखो 6 है, 6 लेकिन 6 अभाज्य नहीं, 6 भाज्य है, तो उसको नहीं लेंगे। अब देखो 2, 3, 5 ले लिया, अब 2, 3, 5 का स्क्वायर किया, 4, 9, 25 जोड़ दिया, 38 आ गया। उम्मीद है चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि यदि 9 अंकीय संख्या, ये जो एक संख्या है वो जिसमें 9 अंक हैं, 72 से विभाज्य है, मतलब इसमें जो x और y के स्थान पर ऐसी ऐसी चीज़ें रखी गई होंगी जो 72 से डिवाइड होगी, तो 3x + 2y का मान क्या होगा। पहले तो x और y कौन सी वो संख्याएं हैं जो, ठीक है, जब x और y की जगह पे कौन कौन से 2 अंक ऐसे रखे जाएं जो 72 से डिवाइड हो जाएं। अब इसको 72 से कैसे डिवाइड कर सकते हो आप। 72, 9, 8, 72 होता ना, 8 और 9, 8 और 9। ठीक है, तो 8 का क्या है, 8 का विभाज्य वाले सूत्र क्या है कि प्रथम 3 संख्याएं हैं, ठीक है, उनका अगर गुणा किया जाए तो वो कट जाए, तो वो 8 से भी विभाजित हो जाएगा। जैसे कि यहाँ से देखो, ये प्रथम 3 है ना, 78 बाई, तो 8 नेम 72, ठीक है, 9 और कितना से था 6। अब देखो 6 यहाँ पर है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, तो जो भी 6 के बारे में ही आएगा, 8 45, 8 6 48, 8 56, 8 64। ठीक है, यानी कि 22 की जगह पर 4 रख दें तो ये 8 से कट जाएगा। अब 9 का क्या है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो क्या, अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी, तो 8 से विभाजित है। ठीक है, देखो अगर हमें यहाँ पर 9 8 72 6, ओके, 9 8 72 6 हो गया, तो 8 6 48, 8 54, 8 45, 8 6 48, 54, 8 56, 8 64। ठीक है, तो यहाँ पर पहले तो हमने यहाँ पर क्या रखोगे, 4, तो 72 6 और यहाँ पर 4, तो 8 7 8 4,
देखो यहाँ पर इन्होंने 5 रखे हैं, लेकिन ये गलत है, ये 5 नहीं कोई 4 है, ठीक है, उसको ध्यान रखना। तो जब ठीक है, तो बाई के स्थान पर इन्होंने 4 रख दिए। अब आगे देखो जाए तो देखो ये 784 कुछ गड़बड़ हो रहा है। 845 8 से लास्ट 3 संख्याएं तो ये है, सॉरी 78 भी 7 भी ले रहे थे, लास्ट संख्याएं तो 8 5 और 22 है। इसको सॉल्व करते हैं। 8 एकम 8 0, 8 45, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, ठीक है। 72 गुणनखंड 8 और 9 है, 8 से विभाजित का है अंतिम, ठीक है। तो 7 8 देखिए 7 8 22, 7 8 22 और 7 8, ये संख्या ही यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन में जो इन्होंने लिखा है ये सब कुछ सही है, लेकिन इन्होंने यहाँ पर इसको गलत लिखा है, ठीक है। इन लोगों से भी गलती हो जाती है, लेकिन आपको हम यहाँ पर दिखा देते हैं जैसे कि आपको दिक्कत ना हो। 9 8 5 x 3 6 7 8 22, ठीक है। तो प्रथम 3 अंक कौन है, ये हैं, ठीक है। इस हिसाब से अपना 4 बिल्कुल सही है। ये आप इसको बिगाड़ दो जिससे आपको बाद में दिक्कत हो जाएगी, क्या फ़ायदा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 4 रख दिए। अब क्या किया, अब जैसे कि अब 9 का ये है, ये नियम होता है कि जो 9 ये जो जितने भी अंक है ना, इन अंकों को जोड़ दिया जाए, और अगर वो 9 से कट रहा है तो संख्या, ठीक है। तो कैसे कट, अब कटेगा तो नहीं, लेकिन हाँ काटने की कोशिश तो करेंगे ना। देखो 8 5 13, ठीक है, छोटे स्टार करें। 4 3 4 3 7, 7 5 12, 12 6 18, 18 और 7 18 7 18 7 18 7 25 25 और 16 25 8 33 33 8 41 41 9 50, ठीक है। तो कितना हो गया, 50 प्लस x, ठीक है। अब देखो 9 पना 45 छक्का 54, यानी कि x की जगह पर अगर 4 हो जाए तो कट जाएगी 9 छक्का 54 9 से 63, ठीक है। तो x की जगह पर 4 रख दो तो क्या हो जाएगा, 54, हाँ हो जाएगा, 9 से कट जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर x की जगह क्या रखोगे आप, x की जगह रखेंगे हम 4, तो y की जगह पे भी 4 रखा और x की जगह पे भी 4 रखा। उसके बाद ये जो है चीज़ है, इसमें इसका मान निकालना है। तो 3 × 4 प्लस 2 × 4, तो 4 तो 12 प्लस 4 दूनी 8, यानी कि 20। हमारा राइट आंसर सी, क्लियर आंसर। आगे बढ़ते हैं। देखो अब ये प्रश्न है कि ऊपर इंग्लिश, ये प्रश्न है, इसको सॉल्व करने कैसे करेंगे। देखो 5 एकम 5 5 3 15, 5 एकम 5 5 एकम 5 और 5 3 8 बटे 5 माइनस 2/3 भाग है, तो इसको गुणा कर दिया तो 13/12 प्लस 7 5 गुणा 1/3, ठीक है। ये तो सीन है। अब इसको सॉल्व करेंगे। 8/5 माइनस 2 छंग 12, तो 13 6 दूनी 12 6 18 प्लस 7/5 15, तो ये आया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर इन्होंने किया होगा, देखो इन्होंने कैसे किया है, इसको समझो। 8 5 2 3 13 12, ये यहाँ पर भाग है, 13 12 सही है, ठीक है, ठीक है। फिर 8 5 13 18, ठीक है। क्या नीचे भी कुछ था क्या, हाँ ये तो नीचे भी है, ये तो हमने सिर्फ ऊपर का ही सॉल्व किया है। 11 5 55 और 1 56 बटे 5
भाग है तो गुणा कर दिया, पहले तो 9 उठा 9 तो 27, 27 हो जाएगा 28, 28/3 इंटू 16 छदूनी 12, 120 और 21, 121/6, तो ये आया टोटल। ठीक है, फिर 18 पंचे 90, ठीक है, तो ये इसी तरह से सब कुछ आएगा 121/90 और सॉल्व करेंगे तो 1/18 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे। देखो जब कोई एक ऐसी चीज़ हो ना A/B/C/D, तो आप इसको कैसे करोगे? आप लिखोगे A/V इंटू D/C। ठीक है, चलो मान लो अगर ऐसा लिखा है सिर्फ पूरा बटा है A/1/V, तब कैसे करोगे? तो A/1 इंटू B/1 यानी कि AB। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसका क्या है 3.4 2 इतना। ठीक है, तो 3 माइनस P हो तो P का मान क्या कीजिए। ठीक है, देखो तो क्या करेंगे हम इनको सबको जोड़ेंगे घटाएंगे, ठीक है, और सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो भी आंसर आएगा इस पूरे को सॉल्व करके वो, ठीक है, इस साइड से मतलब कुछ ना कुछ करेंगे जिससे कि हमारा हमें आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, -5 और 6 के बीच जिसे पूर्णांक के घनों का योग है, पूर्णांकों के घनों का योग, -5 और 6 के बीच पूर्णांकों के घनों का योग। अब पूर्णांकों के पूर्णांक, ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? -5 और 6 के बीच, तो -5 और 6 के बीच इस पूर्णांकों के घनों का योग। देखो -4 -3 -2 -1 घनों का योग पूछा गया है, इन सब का घनों का योग। ठीक है, प्लस 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 6 वाला, ये वाला पोजीशन है 6 वाला, और ये वाला है -5 वाला। ठीक है, उसके बाद इन सब के घनों का योग ओपन करेंगे। ठीक है, जो आंसर आएगा वो हमारा ये आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, सेम वैसा ही है। ठीक है, -7 है ना, और यहाँ पर देखो यहाँ से ये हटाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर दशमलव लगाएंगे और पूरा ये कट जाएगा, यानी कि 12.75 आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन सिर्फ इसका ये नहीं दिया गया है, इन्होंने ये भी पूछा है K/5 का मान कितना होगा। तो 12.75 में 5 का भाग कर दो, तो 5 दूनी 10 और 5 5 25 25 2.55। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां देखो। ठीक है, हमारा ये प्रश्न है और इसमें क्वेश्चन मार्क है कि यदि प्रत्येक संख्या 5 11 3 और 8 में x जोड़ा जाए, ठीक है, x जोड़ा जाए तो इसका इसी क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में हैं। ठीक है, और ठीक √ x+2 का वर्ग इंटू 4x माने 3 का वर्ग का मान है। फिर देखो यदि प्रत्येक संख्या 5 11 3 और 8 में x जोड़िए 5 + x 11 + x 3 + x 8 + x, ये तो ये बात कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, इसका प्राप्त संख्या समानुपात में, समानुपात देखो क्या होता है, देखो इसका और इसका, ये नहीं जैसे कि ऐसे देखो 5, अब ऐसे देखो ना A/, यहाँ पर A/B समानुपात C/D, ये होता है ना समानुपात। अब देखो बिल्कुल सेम वही हुआ, तो 5x × 8 + x। ठीक है, अब ऐसे करेंगे A/B = C/D। ठीक है, तो D का गुणा इसमें, A का गुणा उसमें, भाई सेम हुआ। ठीक है, उसके बाद हमारा कुछ स्क्वायर आया, ठीक है, कुछ काटा पीटा तो x = 7 हमारा मिल जाएगा।
ठीक है। जब x बराबर 7 मिल गया तो हमने यहाँ पर रखा 7 और 8, 7 2 9, यहाँ पर आ जाएगा 9 और 7 चौको 28, 28 माइनस 3 25, ठीक है, इनटू और इसका वर्ग है तो इसका वर्ग करेंगे तो इसका आएगा 3 और इसका आएगा 5, 5 3 15 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है किसी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है, अंकित मूल्य किया गया है, ठीक, अंकित वो 25% पर अधिक अंकित किया गया है यदि वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट देकर बेचा जाता है। जैसे देखो किसी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है, यानी कि क्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक, ठीक है, और यदि वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 25% छूट देकर बेचा जाता है, ठीक है, तो क्रय मूल्य मान लो कि 100 है, ठीक है, 100 है और अधिक अंकित किया गया है, क्रय मूल्य से अधिक अंकित किया गया है, ठीक है, और तो अंकित मूल्य कितना होगा, MRP होगा 125, तो ऐसा ही कितना हो गया, अधिक अंकित किया जाता है, ठीक है, तो 125 इंटू जो अधिक है ना, ठीक है, इसमें से कितना है 25, तो 25/100, ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा, देखो ये 93.5 93.5। विक्रय मूल्य छोटा है मतलब कम है क्रय मूल्य से, अतः हानि हो रही है, यानी कि क्रय मूल्य था 100, विक्रय मूल्य आया 93, तो हानि कितनी होगी, ठीक है, उम्मीद है समझ गए होगे। इसका माइनस कर देंगे और बटे में 100 रख देंगे, देखो इसको माइनस करके देखो क्या मिलेगा, 93 यानी कि 5 है ना, ठीक है, तो 5 और 7 6, ठीक, 6.5/100, ठीक है, 100 माइनस 75 375, ठीक है, चलो ठीक है, ओके। ठीक है, 100 यहाँ पर कर दिए तो 6.5 जीरो हटाया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ऐसा भी तो कर सकते हैं, 6 सही 1/5 1/4 5 5 चौको 20, जो भी होगा देख लेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 9 में देखो तो 3x + 10 2x, ठीक है, ये भी आसान है, आप कर लोगे। 7 जो भी x का मान आ जाए वो उसमें 7 का गुणा कर देना और -8 हटा देना, आंसर आ जाएगा। अब 10वां देखो, मान लीजिए कि p बराबर इतना है, q बराबर इतना है और r बराबर इतना है, p - q + r ये निकालना है, तो क्या करोगे, सिंपल बात, वेरिएबल का गुणा वेरिएबल से ही होगा जो वेरिएबल है, या माइनस करोगे या प्लस करोगे, तो देखो सीरियलिटी से लिख दो और बड़ी घात से लेकर छोटी घात तक, तो ये तो लिखी है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर लिख दो x² - 8y² + 5xy, ठीक है, उसके बाद 12xy नहीं लिखे, 12xy, चलो छोड़ो ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, 10x² और यहाँ पर 3x² माइनस करते हैं, सब कुछ छोड़ो, माइनस करें या जोड़ दें, PQR, तो p - q है, तो देखो p - q कितना आएगा पहले ये पता करो, तो 10x² और 3x², तो ये हो जाएगा माइनस है ना, तो 7x² -8y और +10y, और माइनस है तो ये माइनस वाला माइनस ही रहेगा, माइनस प्लस हो जाएगा, और ठीक है, तो ये आ जाएगा 18y²,
उसके बाद ये भी माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस के 7 5 12 7xy, ये तो इसका ही आया। अब देखो क्या करते हैं, अब इसमें हम जोड़ेंगे r का, तो 8 पाई स्क्वायर प्लस माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4xy, तो यहाँ पर आ जाएगा 4x स्क्वायर और माइनस 10y स्क्वायर और माइनस 3xy, ठीक है। 4x स्क्वायर माइनस 10x, ठीक है, ये हमारा बी आंसर का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन है कि x बराबर इतना, y बराबर इतना, z बराबर इतना, ठीक है। मान रखना है, सब मान रखना है और जो भी वो कह रहा है वैसा कर देना है, आंसर आ जाएगा। 12वां क्वेश्चन a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस a प्लस सी माइनस डी का स्क्वायर का एक गुणनखंड है। देखो तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे, वो भी माइनस का चिन्ह लगाया, तो ये देखो इसको टोटल a मान लो, लेकिन नहीं मान पाएंगे, मान लेंगे ये पूरा a है और ये पूरा b है, तो a ऐसा फार्मूला पढ़ा था ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, तो a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। तो a प्लस बी, तो a और a 2a करते हैं सॉल्व। a प्लस a स्क्वायर प्लस b प्लस a बी सी, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी प्लस डी, इसका बड़ा काफ़ी ज़्यादा आ जाएगा। अब फॉर्मूला रख के देखते, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस 2ca, ये तो इसका फॉर्मूला हो गया। अब देखो इसका देखो माइनस, तो a स्क्वायर प्लस बी प्लस सी स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर में ना, तो प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ac प्लस माइनस, यहाँ इस माइनस की वजह से अंदर के चिन्ह माइनस हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद काटे पीटेंगे, b प्लस डी हमारा एक आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, यदि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है एफ ई टी के, ठीक है, ये है त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज एफ ई डी के, ठीक है, यानी कि सर्वांग सभी भुजाएं समान होंगी, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है, तो ऑफकोर्स जब सभी भुजाएं समान होंगी तो उनके आपस के कोण भी समान होंगे, तो कोण बी समान होगा कोण ई के, और कोण एफ समान होगा कोण ए के, और कोण सी समान होगा कोण डी के। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज बी 90 डिग्री है, ए सी 169 सेंटीमीटर है, बी सी 120 सेंटीमीटर है, ए बी की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ए बी की लंबाई, इसकी लंबाई पूछी गई है, और बी है 90 और ए सी सॉरी ए बी की लंबाई ये रही, ये पूछी गई है, ये दी गई है, ये भी दी गई, वही लगा लोगे पाइथागोरस टूल में। साइन थीटा बराबर लाल बटे कक्का लंब का स्क्वायर अपन कड़ का स्क्वायर, ठीक है, कड़ का वर्ग। लेकिन अगर ये ठीक है 90, साइन थीटा का मान होता है, साइन 90 का मान होता है 1, ठीक है। और अगर साइन ए बी की बात की जाए तो ऐसे कर लो आप, के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, के स्क्वायर दिया गया है
तो इसको दिया 169 यानी 13, और एल पूछा गया है, के दिया गया है ए 120। देखो उन्होंने कैसे सॉल्व किया, ए प्लस बी, ठीक है, इसको ऐसे किया, इसका भी वर्ग लिया, ठीक है, तब काटा पीटा तब ये आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य नहीं है। एक समकोण त्रिभुज में अधिकतम एक सममिति रेखा हो जा सकती है। सममिति तो समान मिति के, सममिति मतलब क्या होता है, ये भुजा ए ये समकोण त्रिभुज, एक समांतर चतुर्भुज में कोई असममित रेखा नहीं होती। समांतर चतुर्भुज, एक वृत्त की केवल एक सममित रेखा हो सकती है। एक वृत्त है उसकी केवल एक सममित रेखा हो सकती है। एक समचतुर्भुज अपने विकर्णों के पैंतः सममित होता है। तो इसका जो गलत आंसर है वो यही है कि एक वृत्त की केवल एक सममित रेखा होती है, एक नहीं होती, अनंत होती है। क्वेश्चन जो एक वृत्त में केवल एक सममित रेखा नहीं होती, एक गलत है, जबकि एक वृत्त में अनंत सममित रेखाएं बनती हैं। अतः कथन सत्य है कि एक समकोण त्रिभुज में अधिकतम एक सममित रेखा हो सकती है, सही है। एक समांतर चतुर्भुज में कोई सममित रेखा नहीं हो, सही है। एक समचतुर्भुज अपने विकर्णों में पता सममित होता है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, त्रिभुज ए बी सी, ए बराबर इतना है, बी बराबर इतना है, सी बराबर इतना है, ठीक है। भुजा ए बी सी को डी तक बढ़ाया, इसकी ये मान लो, ए बी सी भुजा बी सी को डी तक बढ़ाया, जताया सी ई का सी और ई सी ई ए सी डी का सम विभाजन करती, सी ई जो ए सी डी को विभाजित करती है, ठीक है। तो ये ई हो गया। ई सी डी की माप क्या थी, ई इसकी माप ज्ञात करनी है, इसकी ई सी डी की इसकी माप ज्ञात करनी है। देखो ये पता है, इसका भी मान पता है, इसका भी मान पता है, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का ये 180 अंश होता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, x बराबर कुछ आएगा, फिर हम इसकी जो ये जो हैं निकाल लेंगे, कितने कितने हैं। जब निकाल लेंगे ना फिर क्या होगा कि उसका आधा कर देंगे, मतलब जो भी निकाल लेंगे और 180 में से वो घटा देंगे, ठीक है। जब और जो भी आंसर आएगा उसका भी ज़्यादा कर देंगे, ठीक है। उसका आधा कर दिया 91 का। आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर डी सी के, ए बी और डी सी का अनुपात 2:1 है। ए बी सी डी एक समलंब है, ए बी सी डी एक समलंब है, यानी कि ऐसा मान लो, जैसे कि दिख रहा है कि ए बी सी डी समलंब है, ठीक है। इसमें ए बी सी डी ए बी और डी सी का अनुपात, ए बी और डी सी का अनुपात 2:1 है। ए बी और डी सी के बीच की दूरी, ए बी और डी सी के बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी दोनों में 20 सेंटीमीटर है। समलंब का क्षेत्रफल, इस पूरे का क्षेत्रफल 720 है। तो माना समांतर चतुर्भुज, ठीक है, 2x ये 2x वो x है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, समांतर भुजाओं का योग, तो 2x प्लस x तो 3x, और ठीक है ऊंचाई 20 है, ठीक है। हिसाब से x बराबर 24 आ जाएगा। और इसके बाद क्या पूछा गया है, ए बी की लंबाई, ए बी की लंबाई 24 है, तो ये 48 हो जाएगा।
ठीक है। इसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्र बराबर 1/2 समांतर चतुर्भुज की भुजा समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, एक लंब वृत्तीय बेलन का आयतन इतना है और इसकी ऊंचाई इतनी है। बेलन के आधार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेलन के आधार, ठीक है, देखो ऐसा कह रहा है, ये बेलन है, ये इसका आधार है, ठीक है। इसका आयतन बेलन का वृत्तीय बेलन का आयतन है V 73 92। बेलन का आयतन का स्क्वायर में क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच है 73। ऐसे देखो यहाँ पर देखो पाई आर स्क्वायर एच बराबर है 7392। पाई है 22/7, आर है नहीं पता, लेकिन एच पता है 12 बराबर 7392, ठीक है। अब काटते हैं, 6 कम 6 से 12 और 12 1 6 से काटते हैं, 6 दूनी 12, 6 कम 6 और 1, 6 कम 6 1 6 में 6 से काटते हैं 1, 6 दूनी 12 और 1 6 18, 6 दूनी 12। उसके बाद देख तो 22 से कटेगा, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 से पहले काटो, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 कम 11, 1, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 112। 2 से काटो, 2 पंचे 10, 2 से 12 इंटू 7, 7 6 42, 7 35, 35 4 39। देखो ये आर बराबर 14 आएगा 196, कुछ गलती हुई होगी, 196 आर बराबर 196। फिर बेलन का आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। बेलन के आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर, ये है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 22/7 आर के 14 इंटू 14, 616 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि घनाभकार, ठीक है, कुंड के अंदर 1200 लीटर प्रति, इसको ठीक घनाभकार कुंड के अंदर 1200 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी गिर रहा है। कुंड की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो घनाभकार समझते हो आप, ऐसा है। देखो मैं बताता हूँ, ठीक है। लंबाई देखो, ये रही चौड़ाई, इसकी कितनी है, चौड़ाई है 18, ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है 10 और चौड़ाई हो गई, ऊंचाई हो गई, ये लंबाई, सर ये लंबाई है, ये 10 18। अब समझ लो क्या मतलब, एक जगह लंबाई, क्योंकि चारों तरफ अलग अलग से ही बने दिखाइएगा। अब देखो इसकी जो देखो 3 चीज़ें हैं, ठीक है, इसमें, और इस कुंड को भरने में कितने घंटे लगेंगे। पहली बात है कि इसका आयतन कितना है, एक होता है क्षेत्रफल, दूसरा होता है आयतन, ठीक है, और लीटर है, प्रति मिनट की दर से पानी गिर रहा है। घनाभकार है, तो देखो इसका V बराबर होता है LVH। देखो घन और घना में के आयतन में फ़र्क कितना होता है, घन की जो भुजाएं होती है वो सेम होती हैं और उसका होता है
LVH, मतलब फार्मूला सब सेम है, लेकिन हाँ उसमें सिर्फ एक ही मान दिया जाएगा, लेकिन जब घनाभ बारे में बात की जाए तो इसकी जो लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई, ये सब अलग अलग होंगी। तो आप इन तीनों का गुणा कर देंगे 10 × 18 × 20, ठीक है 20, तो कितना हो जाएगा 18 × 36 360, सॉरी 18 × 36 24 है आई थी, हाँ 24 है, तो ये आ जाएगा 4320 मीटर क्यूब, ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिया गया है। अब क्या है, मीटर क्यू है लीटर प्रति मिनट की दर से, ठीक है, लीटर प्रति मिनट की दर से लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इस कुंड को भरने में कितने घंटे लगेंगे। देखो 1 मीटर में कितने लीटर होते हैं, 1 मीटर में होते हैं, 1 मीटर क्यू में होते हैं 1000 लीटर, ठीक है, 1 मीटर क्यू में होते हैं 1000 लीटर। तो इसमें देखो क्या है, इसमें 1000 का गुणा कर देंगे, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, लीटर बन जाएगा, ठीक है। तो 400, देख जैसे कि यहाँ पर दिखा रहा है 4320 मीटर क्यूब में इतना लीटर पानी आ जाएगा, ठीक है, इतने लीटर पानी, ठीक है, 1200 लीटर प्रति मिनट की दर से गिरता है। देखो पानी चाहिए इतना, गिरता है इतना 1200 लीटर प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में 1200 लीटर पानी गिरता है, और हमको चाहिए टोटल इतना और हमको पानी चाहिए इतने लीटर, यानी कि 43,20,000 लीटर पानी चाहिए। तो देखो कुल क्षमता कितनी है, इतनी, और 1 मिनट में बहता कितना है 1200, डिवाइड कर देंगे तो 3600 मिनट आ जाएगा। अब इसको 3600 मिनट को घंटे में करेंगे तो 60 से भाग कर देंगे तो 60 घंटे आ जाएगा इसका सीधा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या कह रहा है कि निम्न आंकड़ों के लिए परिसर, माध्यक, बहुलक का माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, देखो जब पहले तो माध्यक चाहिए, बहुलक चाहिए और परिसर चाहिए, ठीक है। तो माध्यक के लिए क्या करते हैं कि जो संख्या है ना सबको आरोही क्रम लिखते हैं, देखो बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया। उसके बाद एक अब संख्याओं को काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 विषम संख्या है ना, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, माध्यक बराबर n+1/2 बापत, n+1/2 बापत जब विषम हो। तो 15 है ना, 15 + 1 16, 16 का भाग हो गया 8। अब यहाँ से काउंट करो 8वां स्थान किसका है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 पर 9 है, ठीक है, तो माध्यक कितना आ गया 9, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या बोला, बहुलक, यानी कि बहुलक ऐसी संख्या होती है जो कितनी सबसे ज़्यादा मतलब कौन सी संख्या आई है, देखो 8 है, 8 3 बार आया है, ठीक है, ओके। तो हमको माध्यक मिल गया 9, बहुलक मिल गया 8। अब परिसर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो परिसर के बारे में बात ये है कि परिसर माध्यक और बहुलक का माध्य होता है, परिसर माध्यक बहुलक और बहुलक का माध्य होता है, तो परिसर प्लस माध्यक प्लस बहुलक बराबर 3, ठीक है। परिसर माध्यक और बहुलक का माध्य होता है, ठीक है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो हमको 9 पता है, हमको 8 भी पता है, ठीक है, लेकिन हमको क्या नहीं पता है इस चीज़ के बारे में सोचते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, अब देखो ये जो होता है ना किसका है कि संख्याएं 15 है, संख्याएं 15 हैं, लेकिन जी इसके बारे में आप कह सकते हो कि 18, देखो 9 और 8, 9 है तो 9 दूनी 18, 18 - 5, सॉरी, जो प्रथम संख्या और अंतिम संख्या इन दोनों के बीच का अंतर परिसर होता है,
देखिए इंग्लिश में क्या लिखा गया है, रेंज। ठीक है, यानी कि 5 से लेकर, रेंज से आप समझ सकते हो कि 5 से लेकर 18 तक के बीच की रेंज क्या है। तो 5 से लेकर 18 तक की रेंज है, ठीक है, 13। 5 और 18 के बीच की रेंज 13 है। तो बहुलक 8, ये सब पता ही लग गया। अब देखो इसके बारे में क्या बात कही, इन तीनों का माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो माध्य क्या होता है कि इन तीनों को जोड़ लो और 3 कर दो। ठीक है, यानी कि 13, 9 और 8/3। अगर यहाँ पर 4 होते तो यहाँ पर भी 4 हो जाता। ठीक है, यहाँ पर जितने बढ़ते जाएंगे वो नीचे वाला भी उतना बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर 10 आ जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पर विषम की जगह पर सम होता तब तो n/2 का पद प्लस n/2 प्लस 1 पद, ठीक है, बटे 2, तब ये आता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि माध्यमिक विद्यालय में 2 भिन्नों के गुणन की संकल्पना का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त प्रणाली है। माध्यमिक विद्यालय में 2 भिन्नों के गुणन, जैसे मान लो कि a + b मतलब 1/2 × 2/3 के गुणन की संकल्पना का परिचय देते हुए निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त प्रणाली है। संकल्पना का परिचय देने के लिए कलन विधि का प्रयोग किया जाए। ठीक है, प्रक्रिया का चित्रात्मक रूप से प्रदर्शन करना चाहिए। चित्रात्मक रूप से महत्व दिया जाना चाहिए कि गुणन संख्याओं का, इसको थोड़ा पीछे करते हैं, पुनरावृत्ति योग है। महत्व दिया जाना चाहिए कि गुणन विभाजन का प्रतिलोम है। फिर से देखो, संकल्पना का परिचय देने के लिए कलन विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए, एल्गोरिथम करना चाहिए, या प्रक्रिया का चित्रात्मक रूप से प्रदर्शन करना चाहिए। महत्व दिया जाना चाहिए कि गुणन संख्याओं का पुनरावृत्ति योग है। महत्व दिया जाना चाहिए कि गुणन विभाजन का प्रतिलोम है। अब जैसे कि कोई भी हमने अभी यहाँ पर हमने क्या किया था कि दो भिन्नों के गुणन की संकल्पना का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त प्रणाली है। हमने आपको चित्र के साथ दिखाया, ये जो चित्रित है 1/2, 2/3। ठीक है, तो माध्यमिक विद्यालय में 2 भिन्नों के गुणन की संकल्पना का परिचय देने के लिए प्रक्रिया का चित्रात्मक रूप से प्रदर्शन करना सर्वाधिक उपयुक्त रहता है। जैसे कि देखो ये जो चित्र बना है इसका क्या भाग है, यानी कि छायांकित भाग 1/4 भाग है। ठीक है, मतलब चित्र के माध्यम से बच्चे जल्दी सीखेंगे और इन सब चीज़ों में आसानी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित में से गणित शिक्षण के उच्चतर लक्ष्य को प्राप्त करने की विशेषता नहीं है। गणित शिक्षण के उच्चतर लक्ष्य को प्राप्त करने की विशेषता नहीं है। विद्यार्थियों को गणित की आधारभूत संरचना को समझने में सहायता करना, विद्यार्थियों को संबंध पहचानने में समर्थ बनाना, विद्यार्थियों को यांत्रिक परिकल्पना में प्रशिक्षित करना, विद्यार्थियों को अमूर्त प्रत्ययों को संचालित करने में समर्थ करना। कुछ देखो विशेषता नहीं है, तो देखो यहाँ पे यांत्रिकी कोई काम नहीं है। ठीक है, ये विशेषता नहीं पहुँचाती है। विद्यार्थियों को यांत्रिकी कल्पना में प्रशिक्षित करना गणित शिक्षण के उच्चतर लक्ष्य को प्राप्त करने की विशेषता नहीं है। ठीक है, बाकी जो विशेषताएं हैं वो है ये, विद्यार्थियों को गणित की आधारभूत संरचना को समझने में सहायता करना, विद्यार्थियों को संबंध पहचानने में समर्थ बनाना, विद्यार्थियों को अमूर्त प्रत्ययों को संचालित करने में समर्थ करना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि विद्यालय पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण गणित पढ़ाया जाना चाहिए। विद्यालय पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण गणित पढ़ाना चाहिए, इस कथन का क्या अर्थ है। महत्वपूर्ण गणित पढ़ाना चाहिए, गणित केवल उन्हीं विद्यार्थियों को पढ़ाया जाना चाहिए जिनकी योजना इसे उच्चतर कक्षाओं में पढ़ने की है। जिन विद्यार्थियों की गणित में अरुचि है उनके लिए कठिन संकलनों को पढ़ाना छोड़ दिया जाना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए उन संदर्भों का प्रबंध करना जो कि गणितीय संकलनों की आवश्यकता को उजागर करे। वे संग्रह जिनका वर्ष के अंत में होने वाली परीक्षा, ये तो कोई मतलब नहीं बनता, सी इसका सही आंसर है, क्योंकि आवश्यकताओं को उजागर करते हैं। ठीक है, ये पहले में ही आ रहा है। विद्यालय पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण
गणित तो पढ़ाया जाना चाहिए। इस कथन का अर्थ है कि विद्यालयों के लिए उन संदर्भों का प्रबंधन करना जो कि गणित श्रृंखलाओं की आवश्यकताओं को उजागर करते हैं। गणित सभी विद्यार्थियों को पढ़ाया जाना चाहिए जिससे उच्चतर कक्षाओं में पढ़ने में सहायक हो। ठीक है, जिन विद्यार्थियों की गणित में अरुचि है उनके लिए सरल श्रृंखलाओं को पढ़ाया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, निम्न में से सही कथन को पहचानेंगे। औपचारिक उत्पत्ति को केवल आगमनिक तर्कण से प्राप्त किया जा सकता है। फॉर्मल प्रूफ्स आर ऑब्टेन ओनली बाय इंडक्टिव रीजनिंग। औपचारिक उत्पत्ति को केवल आगमनिक तर्कण से प्राप्त किया जा सकता है। परिकल्पनाएं सदा निगमनिक तर्कों द्वारा सूत्रबद्ध होती है। गणितीय ज्ञान की संरचना में अनुमान लगाने की कोई भूमिका नहीं होती है। सामान्यीकरण की वैधता को निर्धारित करने के लिए प्रति उदाहरण सहायक होते हैं। ठीक है, इसका देखो सही आंसर क्या होगा, डी इसका आंसर सही होगा। सामान्यीकरण की वैधता को निर्धारित करने के लिए प्रति उदाहरण सहायक होते हैं। जैसे को बच्चे को बता दिया कि आप एक दर्जन क्या होता है, एक दर्जन आपने उन्होंने 12 केले दिखाए तो समझ जाता है कि हाँ 12 केले बराबर एक दर्जन, या 12 जो चीज़ें होती है वो एक दर्जन के बराबर होती हैं, 12 वस्तुएं एक दर्जन के बराबर होती हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखो क्या कर रहा है, कौन सी गणितीय प्रतिरूपण का उदाहरण है। परिकलन यंत्रों का निपुणता से प्रयोग करना, एक शाब्दिक समस्या के लिए समीकरण बनाना, लंबी गणना को करने के लिए गणितीय युक्तियों का प्रयोग करना, किसी 3 विमाओं वाली या त्रिविमीय आकृति के नमूने बनाना। गणितीय प्रतिरूपण का उदाहरण परिकलन यानी कि इफिशिएंट यूसेज ऑफ कैलकुलेटिव डिवाइसेज। यंत्रों का निपुणता से प्रयोग करना गलत है। एक शाब्दिक समस्या के लिए समीकरण बनाना, एक शाब्दिक समस्या के लिए सेटिंग अप इक्वेशंस फॉर अ वर्ड प्रॉब्लम में लंबी गणना को करने के लिए युक्तियों का प्रयोग करना, ये भी सही नहीं है। यानी युक्तियों का मतलब ये है कि जो नहीं कैलकुलेटर का प्रयोग करना, तो नहीं है। 3 डायमेंशनल का प्रयोग करें, मेकिंग मॉडल्स ऑफ 3D। ठीक है, जैसे कि बच्चा देख सके कि ये है क्या एक्चुअल में। तो लास्ट टाइम में बच्चा सब कुछ पढ़ लेता है लेकिन उसको नहीं समझ में आता है। लास्ट टाइम से पूछो कि तुमने पढ़ा क्या है, अब ईट कहाँ करोगे तो उसको पता ही नहीं होता है। 26 है कि एक त्रिभुज के समद्विबाहु होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एक त्रिभुज के समद्विबाहु होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी समद्विबाहु यानी जिसकी 2 भुजाएं समान हैं, इसके 2 कोण समान है, पर्याप्त। अच्छा देखो जैसे ये बात कही जा रही है, समद्विबाहु जिसकी 2 भुजाएं, मान लो कि ये और ये भुजा बराबर है, ठीक है, ये भी 5 इंच है, ये भी 5 इंच है, लेकिन ये बड़ी ये नहीं है, तो इसका क्या मतलब होगा। इसके 2 कोण समान है, ये अगर 90 डिग्री है तो क्या इसकी 2 भुजाओं से इसके 90 डिग्री का होना फर्क पड़ता है। इसके 2 कोण समान है, पर्याप्त है, परंतु आवश्यक प्रतिबंध नहीं है। इसके 2 कोण समान है, आवश्यक है कि आवश्यक है परंतु पर्याप्त प्रतिबंध नहीं है, परंतु शब्द इसमें आवश्यक प्रतिबंध लगा है, इसे पर्याय। इसके 2 कोण समान है, दोनों आवश्यक हैं, अप्रतिबंध। इसके 2 कोण समान है, ना तो पर्याप्त है और ना ही आवश्यक प्रतिबंध है। इसके 2 कोण समान है, दोनों आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबद्ध है। तो इसका सही आंसर देखो सही है कि नहीं। अगर यहाँ से यहाँ पे दोनों ही 60-60 कर दो तो ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी, बिल्कुल होगी। यानी कि 2 कोण समान है, दोनों आवश्यक हैं और पर्याप्त प्रतिबद्ध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। यदि n सम है तो n स्क्वायर क्या होगा, वो भी सम होगा, सही है। यदि n स्क्वायर सम नहीं है, जैसे कि 3 का स्क्वायर 3 का 9 सम नहीं है, तो n सम नहीं है, तो जो n है वो सम नहीं है, बिल्कुल सही है। तो ए बी कथन ए भी सही है, कथन बी भी सही है, दोनों ही सही है।
और ठीक है एक दूसरे को उल्टे हैं या प्रतिस्थापित करते हैं। बी ए की प्रतिस्थिति है, सही है आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, जियोजेब्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? यह ज्यामिति का बीजगणित में अनुप्रयोग है। यह गणित की शाखा है जो कि ज्यामिति और बीजगणित से संबंधित है। यह ज्यामिति का एक विशेष प्रकरण है। एक सॉफ्टवेयर प्रक्रिया सामग्री है जिसका उपयोग ज्यामिति की खोज के लिए किया जाता है। जियोजेब्रा ज्यामिति का बीजगणित में अनुप्रयोग है। यह गणित की शाखा है जो कि ज्यामिति और बीजगणित से संबंधित है। यह ज्यामिति का एक विशेष प्रकरण है। एक सॉफ्टवेयर प्रक्रिया सामग्री है जिसका उपयोग ज्यामिति में खोज के लिए किया जाता है। ज्यामिति में खोज, तो इसका डी आंसर होगा। जियोजेब्रा एक सॉफ्टवेयर प्रक्रिया सामग्री है जिसका उपयोग ज्यामिति में खोज अन्वेषण के लिए किया जाता है। एक इंटरैक्टिव प्रोग्राम है जो विद्यार्थियों और शिक्षकों दोनों के लिए ही उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि गणित के शिक्षण अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? गणित के शिक्षण अधिगम के संबंध में तो इसको देखो, निर्देश का माध्यम गणितीय समझ पर असर करता है। निर्देश का माध्यम गणितीय समझ पर असर करता है। जेंडर का गणितीय योग्यता पर असर होता है। जेंडर का गणितीय योग्यता पर असर होता है ऐसा कुछ नहीं है। निर्देश का माध्यम गणितीय समझ पर असर होता है। अध्यापक की अधिगमकर्ताओं के प्रति धारणा का गणितीय सक्षमता पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। गणितीय सामर्थ्य जन्मजात है ऐसा भी नहीं है। अध्यापक की अधिगमकर्ताओं के प्रति धारणा का गणितीय सक्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ऐसा है, बिल्कुल नहीं प्रभाव पड़ता है। निर्देश का माध्यम गणितीय समझ पर असर करता है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस इम्पैक्ट मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग, ये सही है। गणित के शिक्षण अधिगम के संबंध में निर्देश का माध्यम गणितीय समझ पर असर करता है तथा सत्य है। ठीक है, जेंडर गणित योग्यता पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं। और अध्यापक के अधिगमकर्ता के प्रति धारणा का गणितीय सक्षमता प्रभाव होता है। गणितीय सामर्थ्य जन्मजात नहीं होती है। डिस्कैल्कुलिया की विशेषता क्या है? संख्याओं की संकलनाओं को समझने में कठिनाई या संख्याओं के अंतर्ज्ञान की पकड़ में कमी, संख्याओं के शाब्दिक और स्थानिक रूप में समन्वय करने या वर्णमाला को पहचानने की कमी। डिस्कैल्कुलिया होता है जिसको जो संकल्पनाओं को समझने में कठिनाई होती है या जो कैलकुलेशन नहीं कर पाता। लैक ऑफ इंटिक रेशियो ऑफ नंबर्स, अंतर्ज्ञान की पकड़ में कमी, संख्याओं के शाब्दिक और स्थानिक रूप में समन्वय करने की अयोग्यता, वर्णमाला की पहचान। तो इसका सही आंसर होगा ए बी सी, क्योंकि ये अंकों का खेल है ना कि बड़ों का। संख्याओं की संज्ञाओं को समझने में कठिनाई होती है। संख्याओं के अंतर्ज्ञान की पकड़ में कमी, संख्याओं के शाब्दिक और स्थानिक रूप में समन्वय करने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, एक्स कोई पौधा है जो स्वपोषी के साथ साथ विषमपोषी भी है। एक्स एक पौधा है जो स्वपोषी के साथ साथ विषमपोषी भी है। एक्स क्या है? कटपैड़ी, शैवाल या अमरवेल या कवक। तो इसका सही आंसर है गटपैड़ी यानी पिचर पादप। पिचर पादप स्वपोषी के साथ साथ विषमपोषी भी होते हैं। गटपैड़ी, अब इन सबको एक बार देख लो। गटपैड़ी यानी पिचर पादप क्या है? एक कीट भक्षी पादप है। ये आंशिक रूप से स्वपोषी और आंशिक रूप से विषमपोषी होता है। यह एक्स गटपैड़ी पिचर होता है। सवाल के बारे में कि पादप जगत का सबसे सरल जलीय जीव है जो प्रकाश विसरण क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करता है। अमरवेल के बारे में एक पादप परजीवी है। अमरवेल किसी दूसरे स्वपोषी पादप जैसे बेर, बबूल से अपना भोजन प्राप्त करते हैं क्योंकि अमरवेल में क्लोरोफिल नहीं होता है। कवक के बारे में बात करते हैं, तब अपना पोषण मृत या अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं तथा मृतजीवी कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, जैड ऐसा सूक्ष्म जीव है जो मानवों तथा अन्य जंतुओं के आहार नाल में होता है। जैड ऐसा सूक्ष्म जीव है जो मानवों तथा अन्य जंतुओं के आहार नाल में होता है, भोजन के पाचन में सहायता करता है। जैड एक सूक्ष्म जीव है, ठीक है, जो मानव और अन्य जंतु के आहार नाल में होता है और भोजन के पाचन में सहायता करता है। जीवाणु होते हैं, विषाणु होते हैं, शैवाल होते हैं, कवक होते हैं। तो जीवाणु होते हैं बैक्टीरिया,
अब बैक्टीरिया से कैसे समझते हो? आपको जब दस्त होते हैं ना, तो आप दही खाते हो या ठीक है, ईजावोल की भूसी होती है, उसमें आप दही तक मिला के खाते हो और दस्त आपके ठीक होते हैं। तो जो जो दही होता है वो लैक्टोबैसिलस जीवाणु से बना होता है, ठीक है, समझ गए ना? उम्मीद है आप इस क्वेश्चन का आंसर समझ गए हो। क्वेश्चन में 33 देखते हैं। भेड़ से ऊन प्राप्त करने में बहुत से चरण शामिल हैं। अब उन चरणों के बारे में देखते हैं। ऊन कटाई, अभिमार्जन, छटाई, रंगाई, लपेट कर धागा बनाना, बुनाई। या अभिमार्जन, छटाई, ऊन कटाई, रंगाई, लपेट कर धागा बनाना, बुनाई। छटाई, अभिमार्जन, पहले तो देखो यार, पहले ऊन को काटा जाएगा, अभिमार्जन किया जाएगा, रंगाई किया जाएगा, फिर लपेट कर धागा बनाया जाएगा। यह छटाई और बुनाई, छटाई और बुनाई। तो छटाई पहले तो काटा जाएगा, ऊन की कटाई, अभिमार्जन, छटाई, रंगाई, लपेट कर धागा बनाना, ठीक है, ये सब। तो इसका आंसर यही सही हो जाएगा। पहला चरण होता है भेड़ के बालों को मशीन द्वारा काटकर शरीर से उतार लिया जाता है। यह प्रक्रिया उनकी कटाई कहलाती है। दूसरा चरण है कि शरीर से उतारे गए बालों में को टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है, जिससे उनकी चिकनाई, धूल, गर्द निकल जाए, तथा यह प्रक्रम अभिमार्जन कहलाता है। चरण 3 है कि अभिमार्जन के बाद छटाई की जाती है। रोमेल अथवा रोएंदार बालों को कारखानों में भेज दिया जाता है, जहाँ विभिन्न गठन वाले बालों को छांटा और पृथक किया जाता है। चरण 4 रेशों के विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है, क्योंकि भेड़ अथवा बकरी की सामान्य ऊन काली, भूरी और सफ़ेद अथवा सफ़ेद होती है। चरण 5 अब रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है और फिर लपेट कर उनसे धागा बनाया जाता है। और चरण 6 है कि अंत में ऊनी वस्त्र की बुनाई की जाती है। क्वेश्चन नंबर 34 देखो। कंदुक खलिका जोड़। कंदुक मीन्स होता है ये हाथ व कंधा, समझ सकते हो। धुराग्र जोड़, इनमें से मिलान सेट को नोट होता है। धुराग्र हिंज, हिंज क्या होता है? हिंज फिक्स्ड जो है, अचल, जो चल ना सके। जबड़ा, गर्दन, कोहनी। देखो, कंदुक खलिका जोड़ हाथ व कंधा होता है, धुराग्र जोड़ गर्दन होती है, हिंज जोड़ कोहनी होती है, अचल जोड़ जबड़ा होता है। अस्थि एवं उपास्थि मानव कंकाल बनाते हैं। कंकाल शरीर को आकृति देता है, ये चलने में सहायक है और आंतरिक अंगों की सुरक्षा करते हैं। मानव कंकाल खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियाँ, बच्च की अस्थि, कंधे, सोड़ी, मेखला, हाथ पांव के अस्थियों से बनता है। मानव कंकाल में विभिन्न संधियाँ होती हैं। गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि को धुराग्र संधि कहते हैं। धुराग्र संधि में बेलनाकार अस्थि के एक छल्ले बने, एक छल्ले में घूमती है। अस्थियों के बीच कुछ संधियाँ ऐसी भी होती हैं जो गति नहीं कर सकती, हिल नहीं सकती, ये अचल संधियाँ कहलाती हैं। जैसे ऊपरी जबड़े एवं कपाल के मध्य अचल संधि। कंदुक खलिका संधि बाल एवं सॉकेट जॉइंट, कंधा और कूल्हे की संधियाँ होती हैं। ये सभी दिशाओं में गति करती हैं। हिंज संधि कोहनी और घुटनों की संधियाँ होती हैं, ये एक ही दिशा में गति करती हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखो, नीचे दिए गए कथन का सही। अनिषेचित अंडाणु में एक क्रोमोसोम होता है। अनिषेचित अंडाणु में एक क्रोमोसोम होता है। तो अनिषेचित अंडाणु में क्रोमोसोम के 23 युगल होते हैं, 22 होते हैं। अनिषेचित अंडाणु में एक्स अर्थात लिंग गुणसूत्र क्रोमोसोम होता है। अनिषेचित अंडाणु में 22 क्रोमोसोम होते हैं। पहले तो ये है कि अनिषेचित अंडाणु में एक एक्स अर्थात लिंग गुणसूत्र होता है, बिल्कुल होता है, एक एक्स गुणसूत्र होता है। अनिषेचित अंडाणु का एक अगुणित मादक युग्मक होता है, केवल एक एक्स क्रोमोसोम। अंडाणु अंडजन द्वारा निर्मित मादा युग्मक होता है। युग्मक अगुणित होते हैं और उनमें केवल एक युग्म गुणसूत्र होते हैं। अंडाणु कोशिका में 22 अलिंग गुणसूत्र और एक गुणसूत्र अर्थात लिंग गुणसूत्र शामिल होते हैं। अतः सभी कथन यह है कि अनिषेचित अंडाणु में एक एक्स अर्थात लिंग गुणसूत्र क्रोमोसोम होता है।
क्वेश्चन नंबर 36 देखो क्या कह रहा है। एक्स और वाई ऐसे तत्व हैं जो वायु के साथ अत्यधिक अक्रियाशील हैं, अतः इन्हें केरोसिन में भंडारित किया जाता है। एक्स और वाई क्या हो सकते हैं? एक्स और वाई ऐसे तत्व हैं जो वायु के साथ अत्यधिक अक्रियाशील हैं और इन्हें केरोसिन में भंडारित किया जाता है। एक्स और वाई क्या हो सकते हैं? फास्फोरस और सोडियम, फास्फोरस और सल्फर, सोडियम और पोटेशियम, सल्फर और पोटेशियम। तो सोडियम और पोटेशियम होते हैं। एक्स और वाई ऐसे तत्व जो वायु के साथ अत्यधिक अक्रियाशील हैं, सोडियम और पोटेशियम है, क्रोमोसोम में भंडारित किए जाते हैं। एक्स और वाई क्या है? सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम धातु अत्यधिक अक्रियाशील है, ऑक्सीजन और जल के साथ अत्यंत तीव्र अक्रिया करते हैं और अधिक मात्रा में उसको अपघटन करते हैं। इसे सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में संचित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखो। एक्स कोई संश्लेषित रेशा फाइबर है जो ऊन से मिलता जुलता है और इसका उपयोग शाल, स्वेटर, कंबल बनाने में किया जाता है। एक्स क्या हो सकता है? एक्स कोई संश्लेषित रेशा है, फाइबर है जो ऊन से मिलता जुलता है, इसका उपयोग शाल, स्वेटर और कंबल बनाने में किया जाता है। तो एक्स है क्या? रेयॉन, एक्रिलिक, नायलॉन या पॉलिस्टर। संश्लेषित रेशा है तो क्या होगा? ऑफकोर्स एक्रिलिक होगा। एक्रिलिक संश्लेषित रेशा फाइबर है जो एक्रिलोनिट्राइल नामक सिंथेटिक बहुलक बने होते हैं। यह ऊन से मिलता जुलता है और इनका उपयोग शाल, स्वेटर और कंबल बनाने में किया जाता है, अतः एक्स एक्रिलिक है। क्वेश्चन नंबर 38 देखो क्या कह रहा है कि नीचे दी गई किन परिस्थितियों में आग बुझाने के लिए पानी का उपयोग नहीं किया जाता है? आग बुझाने के लिए पानी का उपयोग नहीं किया जाता है। बिजली से लगी आग, लकड़ी से जलना, पेट्रोल का जलना या कागज़ का जलना। तो नीचे दी गई किन परिस्थितियों में आग बुझाने के लिए पानी का उपयोग नहीं किया जाता है? बिजली से लगी आग में पानी का उपयोग किया जाएगा क्या? या लकड़ी का जलना, पेट्रोल का जलना या कागज़ का जलना। आग का प्रयोग नहीं, पानी का प्रयोग नहीं किया जाएगा, कागज़ का जलना। पेट्रोल का जलना और बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए पानी का उपयोग नहीं किया जाएगा। देखिए इसमें पूछा क्या? 1 मिनट। बी और सी ये दोनों ही सही है। बिजली में जब लगी आग और सॉरी बी पेट्रोल, लकड़ी का जलना और पेट्रोल का जलने में पानी का प्रयोग नहीं किया जाएगा। पेट्रोल का जलना और बिजली से लगी आग जलने के लिए पानी का उपयोग नहीं किया जाएगा। क्या है? ए भी बिजली से लगी आग में पानी का प्रयोग नहीं करेंगे और पेट्रोल से लगी आग में पानी का प्रयोग नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 देखो। संकटापन्न स्पीशीज की जनसंख्या की स्थिति पर डाटा का संकलन निम्न में किसमें होता है? यानी तो इसका एक रेड डाटा बुक, ठीक है, यानी कि जो संकटग्रस्त जीव है ना उनके लिए रेड डाटा बुक का उपयोग किया जाता है। और ग्रीन डाटा बुक में यह पर्यावरण संबंधी डेटा की पूरी जानकारी प्रदान करता है। विश्व विकास संकेतों पर आधारित है। कृषि, जैव विविधता, वानिकी, प्रदूषण और स्वच्छता ग्रीन डेटा बुक के प्रमुख आधार है। क्वेश्चन नंबर 40 देखो। धातु P और धातु Q को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देती है। धातु P धातु Q को उसके लवण विलयन से विस्थापित करेगी, परंतु धातु R को उसके लवण विलयन से विस्थापित करने योग्य नहीं है। इनमें सबसे कम अवक्रियाशील धातु कौन सी है? PQR। कैसे करो? धातु P और धातु Q उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देती है। धातु Q को उसके लवण विलयन से विस्थापित, परंतु धातु R उसके लवण विलयन में विस्थापित करने योग्य नहीं है। इनमें सबसे कम अवक्रियाशील कौन सी है? विलयन से विस्थापित करने योग्य नहीं है, तो इसका सही आंसर हो गया Q। Q को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देती है। एक अधिक अवक्रियाशील धातु कम अवक्रियाशील धातु को उसके लवण के जलीय विलयन से विस्थापित कर देती है, परंतु कम अवक्रियाशील धातु अधिक अवक्रियाशील धातु को उसके लवण के जलीय विलयन से विस्थापित नहीं कर सकती। जैसे कि CuSO4 प्लस Zn, कॉपर सल्फेट और Zn, तो ZnSO4 बन सकता है और कॉपर अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। श्यामा किसी समतल दर्पण के सामने 1 मिली
1 मीटर दूरी पर खड़ी है। श्यामा यहाँ है और वो समतल दर्पण से 1 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 मीटर की दूरी पर खड़ी है। तो अपने प्रतिबिंब का प्रेक्षण कर रही है, वह 2 कदम पीछे हटती है, 2 कदम पीछे हटती है और अपने प्रतिबिंब में क्या परिवर्तन देखेगी। प्रतिबिंब का साइज बढ़ता है परंतु वह दर्पण से समान है। अच्छा एक बात बताओ, आप यहाँ खड़े हो, मतलब ये समतल दर्पण है और आप यहाँ खड़े हो, ठीक है, तो क्या होगा जब आप पीछे जाओगे तो, और आपकी फ़ोटो यहाँ पर, जब आप पीछे जाओगे ना तो आपकी फ़ोटो छोटी होने लगेगी। तो प्रतिबिंब का साइज बढ़ता है नहीं, प्रतिबिंब का साइज समान रहता है नहीं, प्रतिबिंब का साइज समान रहता है नहीं, प्रतिबिंब का साइज बढ़ता है और वह दर्पण से दूर चला जाता है। बिल्कुल सही, ऐसा होता है या नहीं। प्रतिबिंब का साइज समान रहता है परंतु वह दर्पण से दूर चला जाता है। इसलिए उपयुक्त के अनुसार समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, वह आभासी होता है, बिंब के साइज के समान होता है। दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी दर्पण के सामने बिंब की दूरी के बराबर होती है। अतः 1 मीटर की दूरी पर खड़ा होकर श्याम अपने प्रतिबिंब का प्रेक्षण कर रही है, वह 2 कदम पीछे हटती है तो प्रतिबिंब का साइज समान रहता है परंतु दर्पण से दूर चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 है कि 0.25 मीटर भुजा का कोई हरा घन, 0.35 मीटर भुजा का कोई लाल घन और 0.5 मीटर भुजा का कोई नीला घन किसी चपटी मेज पर रखा है। यदि सभी घनों के द्रव्यमान समान है तो इनमें से कौन सा घन मेज पर अधिक दाब आरोपित करता है। द्रव्यमान समान है। फिर से देखो, 0.25 भुजा का कोई हरा घन है, 0.35 भुजा का कोई लाल घन है, 0.5 भुजा का कोई पीला घन है, चपटी मेज पर रखे हैं। यदि सभी घनों के द्रव्यमान समान है तो कौन सा घन मेज पर अधिक दाब आरोपित करेगा। द्रव्यमान समान है तो दाब आरोपित करेगा, हला पीला हला कोई नहीं, सभी समान दाब आरोपित करेंगे नहीं। उपयुक्त के आधार पर हरा घन मेज पर अधिक दाब आरोपित करेगा क्योंकि हर एक घन की एक सतह पृष्ठ का क्षेत्रफल सबसे न्यूनतम होता है। इसलिए यदि द्रव्यमान बराबर हो तो पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना कम होगा मेज के क्षेत्र का दाब उतना ही अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है कि इनमें से गलत कथन चुनिए। ध्वनि निर्वात में गमन कर सकती है, गलत है, ठीक है, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती है, उसके लिए निर्वात होना चाहिए, निर्वात मतलब वायु होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 44 देखो, निम्न में से कौन सा समुच्चय ऐसे द्रवों को समाविष्ट करता है जो विद्युत के अच्छे चालक है। नींबू का रस, वनस्पति तेल, टोटी का जल, आंसू जल हटा दो। नींबू का रस, सिरका और टोटी का जल, ये सही है। नींबू का रस वनस्पति तेल कम है, अच्छा चालक नहीं है। शैम्पू अच्छा चालक नहीं है। नींबू का रस, सिरका और टोटी का जल ऐसे द्रव हैं जो विद्युत के अच्छे चालक है क्योंकि उनमें से इसमें अनेक अल्प क्षार और लवण खुले हो सकते हैं। खनिज लवणों की थोड़ी मात्रा इसमें प्राकृतिक रूप से विद्यमान होती है, इसलिए जल विद्युत का चालक होती है। इसके विपरीत आसुत जल लवणों से मुक्त होने के कारण विद्युत का हीन चालक होता है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि नीचे दिए गए कौन सा समुच्चय भौतिक परिवर्तनों को समाविष्ट कर सकता है। नीचे दिया गया कौन सा समुच्चय भौतिक परिवर्तनों को समाविष्ट कर सकता है। कार के टुकड़े टुकड़े उतारना, केक पकाना, पटाखे फोड़ना। भौतिक परिवर्तनों को समाविष्ट, कार के टुकड़े टुकड़े करना, केक पकाना, पटाखे फोड़ना, या पानी उबालना, भोजन पकाना, लोहे जंग लगना, आग जलाना, दूध को दही जमना, ये केमिकल रिएक्शन है। कांच टूटना, गेहूँ पीसना, पानी उबालना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, भौतिक परिवर्तनों का समाविष्ट करता है समुच्चय। तो कांच टूटना, गेहूँ पीसना, पानी उबालना, तीनों ही भौतिक परिवर्तन है। और भौतिक परिवर्तन का कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, बस पदार्थ की अवस्था बदल जाती है, अतः इसको पूर्वावस्था में लाया जा सकता है। इस आधार पर कांच का टूटना, गेहूँ पीसना, पानी उबालना आदि भौतिक परिवर्तन को समाविष्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, रेवा कार चालक अपने ऑफिस से अपने घर जा रही है, 22 किलोमीटर दूर है। वह 10 मिनट तक 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गमन करती है। वह कुछ वस्तुएं खरीदने के लिए 15 मिनट के लिए बाजार में रुक सकती है।
इसके पश्चात वह अपनी यात्रा 56 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से फिर आरंभ करती है। इसी समय यात्रा की औसत चाल क्या होगी? क्वेश्चन बढ़िया है, ठीक है। और यही क्वेश्चन आप छोड़ के चले जाओगे, आप छोड़ना नहीं है, इस क्वेश्चन को समझ लो। तो रेवा का कार चालक रेवा कार चलाकर अपने ऑफिस से घर जा रही है। 22 किलोमीटर दूर है उसका ऑफिस, 10 मिनट तक 48 किलोमीटर प्रति घंटे यानी 1 मिनट, ठीक है, 10 मिनट तक। और वह कुछ वस्तुएं खरीदने के लिए 15 मिनट बाजार के लिए रुकती है। इसके पीछे अपनी यात्रा 56 किलोमीटर प्रति घंटे की चालती है, यानी कि स्पीड बढ़ा देती है। ये स्पीड 1 है जो 10 मिनट में तय करती है, ये स्पीड 2 है, ठीक है। 15 मिनट के लिए बाजार में रुकती है और इन दोनों काम करने में 15 मिनट बाजार में रुकती और है। एवरेज चाल प्राप्त हो जाएगी और टोटल दूरी है 22 किलोमीटर। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, आपको समझ में आ जाएगा दूरी कितनी है, समय कितना दिया है 10 मिनट यानी 10 बटे 60, ठीक है। तो दूरी आ जाएगी 8 किलोमीटर, यानी 10 मिनट में वो 8 किलोमीटर तय कर लिया, ठीक है। अब T2 समय, तो देखो जब ये दूरी 1 है, यहाँ तक 14 हो गया, सॉरी हाँ यहाँ तक 14 हो गया, तो बचा कितना आ गई 8 हाँ 8, सॉरी यहाँ तक नहीं, यहाँ तक 14 हो गया और 8 किलोमीटर बचा है, ठीक है। तो हमें अब दूरी पता है, D2 पता है और टाइम भी पता है, टाइम नहीं पता है, सॉरी T2 नहीं पता है, रुकती है 15 मिनट ये तो पता है, लेकिन टाइम कितना ये नहीं पता, ठीक है। अब प्रति घंटा बचे 60, तो 480 तो 14 दूरी है 14 बटे 60 T2, तो इसको हम निकालेंगे 1/4 आवर। औसत चाल के लिए क्या करेंगे, 22 टोटल दूरी है, 4 बराबर दूरी बटे समय होता है ना, दूरी को 10 बटे 60, 15 बटे 60, 1/4, इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा 33 किलोमीटर पर आवर एवरेज वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 47 देखो, चाक और पानी के मिश्रण को पृथक करने की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से कौन सहायक नहीं होगा? चाक और पानी के मिश्रण को पृथक करने की प्रक्रिया, निस्यंदन, निस्तारण, अवसादन या उत्पादन। उत्पादन, चाक और पानी के मिश्रण को उत्पादन से अलग करेंगे, नहीं, उत्पादन से ना खत्म होता है, पदार्थ का ठोस अवस्था से सीधे पास अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। निस्यंदन से कर सकते हैं, विस्तार से और सेडिमेंटेशन से। बदलने की प्रक्रिया को उत्पादन कहते हैं, अतः इस विधि द्वारा चाक और पानी के मिश्रण को पृथक नहीं किया जाता है। निस्यंदन, निस्तारण और अवसादन मिश्रणों में ऊपर से अनेक अवयवों को पृथक करने की विधियाँ हैं, अतः चाक और पानी के मिश्रण को इन विधियों द्वारा अलग किया जाता है, छान कर, ठीक है। 48 में देखो, किसी वस्तु की छाया बनने की परिघटना के बारे में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं। किसी वस्तु की छाया बनने की परिघटना के बारे में छाया बनने की परिघटना है और सही कथन छानना। चाक का साइज प्रकाश स्रोत और वस्तु के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। छाया की स्थिति आप प्रकाश की दिशा पर निर्भर करती है। छाया का रंग वस्तु के रंग पर निर्भर करता है। छाया बनने की व्याख्या तुरंत बनाने की अवधारणा से की जाती है। और कौन सा कथन सही है? फिलहाल तो डी तो हटाई दो। छाया का रंग वस्तु के रंग पर निर्भर करता है, गलत है, ठीक है। और इसमें 2 ऑप्शन सही होंगे, तो इसके लिए छाया की स्थिति आपतित प्रकाश की दिशा पर निर्भर करता है। छाया का साइज प्रकाश स्रोत और वस्तु के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। छाया बनाने की व्याख्या प्रतिबिंब बनाने की अवधारणा से की जा सकती है, ये भी गलत है। छाया बनाने की व्याख्या प्रतिबिंब बनाने की अवधारणा से की जा सकती है, ठीक है। तो 2 तो ऐसे ही गलत हो गए, 1 और 2 ही बचे, तो ये दोनों सही हो जाएंगे। छाया का साइज प्रकाश स्रोत और वस्तु के बीच की दूरी पर
निर्भर करता है। इसमें था निर्भर नहीं, हाँ सही तो है। छाया की स्थिति आपतित प्रकाश की दिशा पर निर्भर करती है। छाया का रंग वस्तु के रंग पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों सही कथन पहचानना है। दोमट मृदा की तुलना में चिकनी मृदा पानी के रिसने की दर उच्च होती है। दोमट मिट्टी और चिकनी मिट्टी। बलुआ मृदा की तुलना में दोमट मृदा में पानी के रिसने की दर उच्चतर होती है। चिकनी मृदा में पानी के रिसने की दर बलुआ मृदा में पानी के रिसने की दर के बराबर होती है, या बलुआ प्रथा में मृदा में पानी के रिसने की दर चिकनी मृदा में पानी के रिसने की दर से उच्चतर होती है। तो देखो इसका बलुआ मृदा में पानी के रिसने की दर चिकनी मृदा के पानी के रिसने की दर उच्चतर होती है। डी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 है कि एक्स कोई विटामिन है जो वसा में मिले है, त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखने में सहायता करता है। तो त्वचा और आंखों के लिए कौन सा विटामिन सही है? विटामिन डी तो है ही। ठीक है, और मिल्क प्रोडक्ट या पीले फल। लेकिन और देखते हैं ऐसे खाद्य पदार्थ है जिसमें विटामिन की प्रचुरता है। एक्स और वाई की पहचान कीजिए। बसा में मिले है, लेकिन हाँ ए डी ई के ये पानी में मिले हैं, बसा में नहीं। ए डी ई के ये पानी में मिले हैं, बसा में नहीं। ठीक है, तो फिर से रखो, ये बसा में मिले हैं, ए डी ई के बसा में मिले हैं, बी डी नहीं। तो विटामिन ए और पीले फल इसका सही आंसर हो जाएगा। विटामिन ए जो कि बसा में मिले है, पानी में नहीं। थोड़ा गलत बोल दिया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखो, निम्नलिखित कौन सा विज्ञान की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? विज्ञान की प्रकृति, विज्ञान की सराहना के बारे में। विज्ञान प्रकृति की व्यक्तिगत खोज है, विज्ञान प्रकृति की व्यक्तिगत खोज है, या विज्ञान मूल मुक्त और निष्पक्ष है, या विज्ञान के सामाजिक प्रयास है। साइंस इज अ सोशल इंडिविजुअल। तो विज्ञान की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन है विज्ञान के सामाजिक प्रयास है। विज्ञान के सामाजिक प्रयास विज्ञान की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है, क्योंकि विज्ञान किसी भी समाज के लोगों की गरीब अज्ञानता और अंधविश्वास के बंधनों से मुक्त कर उन्हें विकास की दिशा में प्रेरित करती है। क्वेश्चन नंबर 52 है, विज्ञान की पाठ्यचर्या के ऐतिहासिक रूप में वैध होने की क्या आवश्यकता है? विज्ञान की पाठ्यचर्या के ऐतिहासिक रूप से वैध होने की क्या आवश्यकता है? विज्ञान की पाठ्यचर्या के ऐतिहासिक रूप से वैध होने की क्या आवश्यकता है? यह समझने में मदद करता है कि कैसे सामाजिक कारक विज्ञान के विकास को प्रभावित करते हैं। यह शिक्षार्थी को विज्ञान का अचूक के रूप में देने में मदद करता है, या विज्ञान की अवधारणाएं समय के साथ कैसे विकसित होती है सराहना करने में शिक्षार्थियों को उपलब्ध करना। यह विज्ञान में पश्चिमी देशों की उपलब्धि को दिखाने में मदद करता है। विज्ञान की पाठ्यक्रम में ऐतिहासिक रूप से वैध होने यह समझने में मदद करता है कि सामाजिक कारक विज्ञान के विकास को प्रभावित करते हैं, और विज्ञान की अवधारणा समय के साथ कैसे विकसित हैं यह सराहना करने में शिक्षार्थियों को मदद करता है। तो इसका ए और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है कि एनसीआर 2005 के अनुसार उत्तर प्राथमिक स्तर पर अनुशासित शिक्षण शास्त्रीय अभ्यास है। सामूहिक चर्चा करना, सरल जांच की रूपरेखा तैयार कर सिद्धांत नियमों का सत्यापन करना। तो इसका सही आंसर देखो क्या हो जाएगा। देखो सामूहिक चर्चा करना बिल्कुल राइट है। सरल जांच की रूपरेखा तैयार करना, डिजाइन सिंपल इन्वेस्टिगेशन, ये डिजाइन सही है। सॉरी सी क्या है, सैद्धांतिक नियमों का सत्यापन करना, ये गलत है, ये सही सैद्धांतिक नियमों का सत्यापन करना। लेकिन नहीं, ये भी गलत है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरल जांच की सामूहिक चर्चा करना, सरल जांच की रूपरेखा तैयार करना, माध्यमिक स्तर पर सीखने पर जोर देना चाहिए, ना कि केवल प्रवासन बताया जाना चाहिए। माध्यमिक स्तर पर अनुमान और व्याख्याओं से जुड़े कथनों निष्कर्षों के तर्कपूर्ण विवेचना करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 54 के बारे में बात करते हैं। विज्ञान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से वे पहचाने जो गलत हैं। विज्ञान विचार अस्थायी होते हैं। वैज्ञानिक विचार अस्थायी होते हैं। प्रौद्योगिक सभ्यता के इतिहास में विज्ञान से पहले आई है। विज्ञान विचार अस्थायी है। प्रौद्योगिक सभ्यता के इतिहास में विज्ञान से पहले आई है।
वैज्ञानिक विधि अनुसंधान करने के लिए एकमात्र मार्गदर्शिका है। विज्ञान में आदम परीक्षा और संशयवाद महत्वपूर्ण है। तो वैज्ञानिक विधि अनुसंधान करने के लिए एकमात्र मार्गदर्शिका है, और ये गलत है, बाकी सब सही है। तो चलो 55 देखो, आज वो कम से कम 5 सहपाठियों के शरीर के तापमान को मापने का काम सौंपा गया। आंसू का आकलन करने के विशिष्ट संकेतक निम्न में से अवांछनीय संकेत की पहचान कीजिए। उपयोग से पहले थर्मामीटर को धोता है, पहुँचता है। पारे को 35 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे लाने के लिए थर्मामीटर को झटकता है। यह निष्कर्ष निकालता है कि सभी व्यक्तियों का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। कुत्तों में तापमान को मापने के तरीके के बारे में जानकारी प्राप्त करने में शिकायत दिखाता है। तो इसका सही आंसर सही हो जाएगा। यह निष्कर्ष निकालता है सभी व्यक्तियों का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। क्वेश्चन नंबर 56 देखो, एक रचनावादी विचारधारा के तहत एक विज्ञान शिक्षक निम्नलिखित को छोड़कर सभी के लिए सहमत होगा। एक रचनावादी विचारधारा के तहत एक विज्ञान शिक्षक निम्नलिखित को छोड़कर सभी के लिए सहमत होगा। शिक्षार्थियों के स्वतः जात विचार वैज्ञानिक ज्ञान से मेल खाते हैं, या शिक्षार्थियों की विविध पृष्ठभूमि से आते हैं, या उनकी धारणाएं और विश्वास अलग होते हैं। शिक्षार्थी जो विचार अपने साथ कक्षा में लाते हैं वे महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसका ये आंसर सही हो जाएगा। शिक्षार्थियों को स्वतः जात विचार वैज्ञानिक ज्ञान से मेल खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखो, अपने विज्ञान की कक्षा को और अधिक लैंगिक समावेशी बनाने के लिए आप निम्न को छोड़कर सभी कर सकते हैं। रूढ़ियों की चुनौती देना, उन गतिविधियों का चयन करना जो सहयोग और देखभाल को बल देती हैं, या लैंगिक असमानताओं को पहचानने के लिए शिक्षार्थियों को सचेत करता है, या लड़कियों को लड़कों की तुलना में अधिक प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। यह एक सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 58 देखो, एक शिक्षक अपनी कक्षा में आधा किलो आटा, कुछ गर्म पानी, चीनी और खमीर लाया। निम्न में से उसने प्रश्न पूछा कि पहचानें कि जो कि अपसारी है। क्या आप सोचते हैं कि मैं इन सब वस्तुओं में क्या करने वाला हूँ? क्या चीनी गर्म पानी में आसानी से घुल जाएगी? क्या खमीर पानी में घुल जाएगा? कुछ उन खाने वाली वस्तुओं के नाम बताओ जो सेकी जा सकती है। तो इसका ए और बी सही आंसर हो जाएगा। क्या आप सोचते हैं कि इन सभी वस्तुओं में मैं क्या करने वाला हूँ? बिल्कुल सही। क्या चीनी गर्म पानी को आसानी से घोल देगी? बिल्कुल सही। 59 देखो क्वेश्चन, शैक्षिक सॉफ्टवेयर के उपयोग की तुलना में क्षेत्र भ्रमण कराने का लाभ क्या है? शैक्षिक सॉफ्टवेयर के उपयोग की तुलना में इनमें सभी इंद्रियों शामिल है। शैक्षिक सॉफ्टवेयर यह बड़े समूह को शामिल करता है, यह जल्दी और आसानी से आयोजित किया जा सकता है, यह व्यक्तिगत ध्यान देता है। ठीक है, तो ये ए और बी इसका सही है। इनमें सभी इंद्रियां शामिल होती हैं, बड़े समूह को शामिल करता है। क्वेश्चन नंबर 60 है कि जांच उपागम का उपयोग करके आपके पाठ नियोजन का क्रम क्या होगा? वैज्ञानिक शब्द प्रस्तुत करने से पहले चर्चा के लिए पर्याप्त समय प्रदान करना, बच्चों को की रुचि को उत्प्रेरित करता है, अवधारणाओं के और सिद्धांतों के अनुप्रयोग के लिए अवसर दें। तो डी इसका सही आंसर होगा। बी पहले, उसके बाद ए, उसके बाद सी। तो वैज्ञानिक शब्द प्रस्तुत करने से पहले चर्चा के लिए पर्याप्त समय प्रदान करना। उससे पहले आ जाएगा बच्चों की रुचि को उत्प्रेरित कर। पहले तो बच्चों की रुचि को उत्प्रेरित करना, उसके बाद चर्चा करना, अवधारणा सिद्धांतिक अनुप्रयोग के लिए अवसर देना। ठीक है, तो एक क्वेश्चन 60 क्लियर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे अगला प्रश्न पत्र।